कवि जो था वो निश्चय ही भक्ति काल की भांति निर्गुण और सगुण में तो नहीं फंसा हुआ था। मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया था कि आपसे कोई पूछ ले कि भारतेंदु युग में भक्ति भावना कैसी है, तो वो सगुण भी थी और निर्गुण भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अदृश्य सत्ता के प्रति उनका व्यामोह जो था वो छोड़ नहीं पा रहे थे। उनमें इतनी बेबाकी नहीं आई थी कि वो ईश्वर को जन जन में मांगे, जन जन में देखे। गली में जब दीनहीन की आवाज, शोषित की आवाज सुनता है द्विवेदी युग का कवि, तो वो कहता है कि यही ईश्वर है जो उसके माध्यम से वाणी रूप में प्रकट हो रहा है। लेकिन इधर वाला जो भारतेंदु युग का जो कवि था, उनमें कहीं ना कहीं अलौकिक भक्ति भाव दिखाई देता है अदृश्य के प्रति, क्योंकि वो कहते हैं कि करुणानिधि तुम कहां सोए, भारत की दुर्दशा आप जो देख रहे हैं, क्या हमें आकर के कभी उबारोगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं अलौकिकत्व जो है, अलौकिकत्व ईश्वर के प्रति वो यहां पर बना रहा, लेकिन यहां लौकिक भक्ति भावना का उदय हुआ। क्या हुआ बोलो? लौकिक भक्ति भावना का उदय यहां पर हमें देखने को मिलता है। मैं समझता हूं कि इसका कला पक्ष हो या भाव पक्ष हो, उसके बारे में आप समझ गए। मैंने विगत के व्याख्यान में ये बताया था कि भारतेंदु कालीन जो काव्य परंपरा थी साथियों, उसमें मुक्तक की प्रधानता थी और प्रबंधात्मक काव्य कम लिखे जा रहे थे, बहुत कम, अंगुलियों पर गिनने योग्य थे। लेकिन यहां पर यदि हम स्वच्छंदतावाद को छोड़ दें, किसको? श्रीधर पाठक, लाला भगवान दीन, मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, है ना, इनको छोड़ दें, तो बाकी के जो लोग थे वो पूरी तरह से आकंठ निमज्जित थे किसमें? प्रबंध काव्य परंपरा में। तो ये कुछ एक बिंदु है, चाहे वो भाषाई स्तर पर हो, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो, चाहे वो साम्राज्यवाद के प्रति स्पष्टता या अस्पष्टता की नीति हो, चाहे वो ईश्वर के प्रति लौकिक और अलौकिक में उलझे पड़े थे वहां पर वो हो, थोड़ी बहुत कल्पना उस कालखंड में देखने को मिलती है। और वो यहां पर समस्याओं का चित्रण करता है भारतेंदु कालीन कवि, लेकिन उस समस्याओं पर मिल बैठ करके विचार करने की बात वो कभी भी नहीं करता। और इसलिए ये जो द्विवेदी युग का कवि है, ये हमारे सबसे बड़ी बात है कि इस युग को हमने क्या कहा? ज्ञान कांड कहा। क्या बोला? ये विचार प्रधान युग था, यहां पर मंथन हुआ। भारतेंदु की जो वैचारिक सरणी जो थी, उसमें साहित्य में राजनीति और आर्थिक विचार ही केंद्र में थे। अंग्रेज सर्वस्व लिए जात, हम लेक्चर को तेज, पई धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। तो भारतेंदु युग का जो कवि था, उसका प्रधान केंद्र बिंदु, चिंतन का प्रधान केंद्र बिंदु जो था वो राजनीतिक और आर्थिक था। ध्यान रखना है, द्विवेदी युग के कवि का मूल बिंदु, मूल चिंतन, एक केंद्र में जो था वो सांस्कृतिकता थी। क्या थी बोलो? वहां राजनीतिकता और आर्थिक परिवेश जो था उससे बाहर आकर के वो सांस्कृतिक महत्व को जो है रेखांकित कर रहे थे। अतीत का केवल गुणगान जो है भारतेंदु युग में हुआ है, लेकिन अतीत के गौरव गान के साथ यहां पर उस अतीत से वर्तमान में हम क्या सीखें, इसकी चेतना यदि देखनी है तो पूरे कालखंड में वो 15 कवि जो आज हम इसमें पढ़ेंगे, 10-12 कवि, उन्हीं में देखने को मिलती है। विशेष करके भी अनुशासनबद्ध काव्य धारा, क्योंकि उधर प्रकृति चित्रण हो गया था स्वच्छंदतावाद में, खड़ी बोली का तो ठीक था मामला, दोनों में चल रहा था। लेकिन वस्तुतः क्योंकि पहली बार भाषा में, साहित्य में खड़ी बोली को स्थान देने वाले वैयक्तिक रूप से ठेठ ब्रज क्षेत्र के निवासी श्रीधर पाठक थे। वो ठीक बात है कि खड़ी बोली का वास्तविक प्रवर्तन सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व से होता है। तो इन बातों के आलोक में हमें इन दोनों युग की सार्थकता और वैशिष्ट्य का आकलन करते हुए जब हम पढ़ना चाहिए, मैं समझ सकता हूं कि आज का जो व्याख्यान होगा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस द्विवेदी कालखंड के जो 5-7-10 कवि हैं, उन कवियों की वैचारिकी को समझने में, और दूसरी बात, जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक आपके मन मस्तिष्क में कि द्विवेदी युग अन्य कालखंड से किस प्रकार भिन्न है, वो तमाम चीजें हम आज के इस कालखंड में इनकी प्रवृत्तियों के माध्यम से करेंगे। इस कालखंड में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक नवजागरण के प्रति एक नई लहर, नई उमंग देखने को मिलती है। पहली बात बोलो क्या है? राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक नवजागरण। ये नवजागरण
का द्वार, क्योंकि पुनर्जागरण उसको कहा गया। नवजागरण की भावना भारतेंदु युग में भी थी, बोलो। लेकिन नवजागरण के प्रति नवीन चिंतन, नवीन बोध, ये जो है हमें कहीं ना कहीं द्विवेदी युग में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस कालखंड की पहली विशेषता क्या हुई, बोलो? राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक नवजागरण के प्रति नई दृष्टि, बोलो। फिर दूसरी बात, खड़ी बोली। प्रिय प्रवास में हरियोत जी लिखते हैं खड़ी बोली के बारे में कि यदि खड़ी बोली में यदि वो कांतता या माधुर्य भाव की कमी यदि कहीं दिखाई देती है तो वो मेरी व्यक्तिगत कमी है, वो खड़ी बोली की कमी नहीं है। खड़ी बोली में भी सरस और माधुर्यपूर्ण रचना हो सकती है। आप लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि खड़ी बोली का एक तरह से प्रवेश द्वार है कौन? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में जो महाकाव्य की रचना नहीं संभव हो पाई थी, उसको संभव करके दिखाया हरियोत जी ने। तो दूसरी, पहली विशेषता क्या बताई मैंने? राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक नवजागरण के प्रति नई दृष्टि। ये द्वितीय उत्थान है, ये हमें ध्यान रखना है। नई काव्यधारा का ये नवजागरण काल है, जिसको नगेंद्र जागरण सुधार काल बोल रहे हैं। तो पहला क्या बताया? राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक नवजागरण के प्रति नवीन दृष्टि। और फिर दूसरा, खड़ी बोली का जो द्वंद्व जो था, वो द्वैत का जो भाव बना हुआ था खड़ी बोली और ब्रज भाषा में, पूरी तरह से मिट गया था। अब ये कवि इसको स्वीकार कर चुका था कि हमें जो है काव्य रचना खड़ी बोली में करनी चाहिए। और खड़ी बोली में भी अभिधात्मक काव्य जो है रचना, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। आगे हम और बात करेंगे।